आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं केस टू में हम लोगों को मानना है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का बच्चा जो मतलब है कि हमारे पास कोई दो मिरर्स है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर एंगल बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का ऐसे कुछ इस तरीके से। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाता है, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे। तो जब भी कोई दो जो मिरर हो वो परपेंडिकुलर हो तो उनसे जो इमेज बनते हैं बच्चों वो 3 इमेज बनेंगे, ठीक है। दो तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से एक इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से एक इमेज बनेगा, और एक क्या होगा, इन दोनों जो ऑब्जेक्ट इमेज बने वो दोनों भी कभी एक वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी कि इसका एक और इमेज बनेगा यहाँ पर जो इन दोनों का वर्चुअल होगा बच्चों, ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से इमेज बनाना हो तो एक रे डायरेक्ट यहाँ पे बना दो, बना देंगे, ठीक है। तो ये रे आएगी। अब जो नॉर्मल के लोग आएगी तो वापस जाती हुई भी जाएगी। तो मैंने बोला था कि ये रे यहाँ से कहीं से आती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है। यानी कि जितनी डिस्टेंस ही होगी उतनी डिस्टेंस अंदर क्या बनने वाला, इमेज बनने वाला। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, वाई है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो वाई होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, वाई हो जाएगी, ठीक है। अब एक और रे इस तरफ गिरा दी हमने दूसरी, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। तो ये रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी बच्चों में, ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। तो ये I1 इमेज हो गया, I1 इमेज हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट आप लोग समझ सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस का y होगा, ये I1 इमेज हो गया। उसी तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो गया रे तो ऐसे चलेगी बच्चों। अगर ये ऐसे चलेगी तो अब वापस से कभी भी आने वाली नहीं है। अब इस वाले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इस वाले मिरर के लिए। तो इससे एक रे सीधी कुछ इस तरीके से और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। तो जितनी डिस्टेंस पे ये उतनी डिस्टेंस पे इधर इमेज बनेगा इसका। तो देख लीजिए, मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास, x लेंथ है, तो ये भी कितनी होगी, x होगी, ठीक है। तो इसका जो बनने वाला है वो बनने वाला है -x, y पर, ठीक है। अब एक तो चलेगी इस पर बेटा ऐसे, तो एक रे मैं इस पर से ऐसे गिरा देता हूँ, गिरा सकता हूँ एक रे ऐसे, आप ऐसे भी गिरा सकते हो, एक ऊपर भी गिरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने ये वाले गिरा दी है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, तो ये यहाँ से आती हुई दिखाई देगी आपको, कहाँ से, यहाँ से आती हुई। तो इसका और इसका रिफ्लेक्शन यानी कि ऐसे जाती हुई दिखाई देगी और ये वाली रे ऐसे जाती हुई दिखाई, और ये रिफ्लेक्ट होगी फिर ऐसे चली जाएगी। अब ये कभी भी कोई भी रे वापस से आने वाली नहीं है। तो ये y2 इमेज होगी। अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे भी जा रही है। तो जब इन रिफ्लेक्टेड रेज को मिलाते हैं ना बच्चों, तो एक आपके पास रेक्टेंगल बनेगा ऐसा, और इसके सेंटर पे दोनों रेज आके मिलेगी। ये वाली ये कहाँ पे आके मिलेगी आपको, यहाँ पर ऐसे, और ये वाली रे भी कहाँ पे आके मिलेगी आपको, यहाँ पर। क्लियर? तो इस पॉइंट पे आपके पास I3 इमेज मिलेगा रिफ्लेक्टेड रेज का। और ऐसा बोला जाता है बच्चों कि जितने भी इमेज बने, इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3, इसके कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों -x, -y। तो ये जो इमेजेस बने, इवन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेजेस बने, इवन जो ये ऑब्जेक्ट है, ये चारों के चारों एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। अब वो सर्कल कैसा होगा, इन दोनों मिरर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट को आप सेंटर मानिए, और इस सेंटर से इस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस माने, और आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। तो सारे के सारे एक सर्कल की, सॉरी आगे चला गया, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं सब ऐसे। क्या बात समझ में आती है? ध्यान रखना बच्चों कि जितने भी ऑब्जेक्ट और जितने भी इमेजेस बने वो सारे के सारे एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे, और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, इन दोनों मिरर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3। कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 3। अब थर्ड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चों वो आता है जनरल केस, या आप उसे बोल सकते हो सर्कल कॉन्सेप्ट, केस थर्ड, जिसमें थीटा इज इक्वल टू थीटा हो, कुछ भी हो सकता है। आप इसे बोलते हो सर्कल कॉन्सेप्ट, सर्कल कॉन्सेप्ट, या फिर आप इसे बोल सकते हो जनरल केस, यानी कि जनरल है, कोई भी एंगल हो सकता है, अभी तक हमने जो पढ़ा हो, ठीक है। कोई सा भी केस पॉसिबल है यहाँ पे। तो कोई सा भी केस पॉसिबल है तो समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई 2 मिरर्स है ऐसे,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये एंगल है, मान लेते हैं दोनों मिरर्स के बीच का 60 डिग्री। कितना एंगल है? 60 डिग्री है। मैं डायरेक्टली आपको वैल्यू से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप थीटा लेके भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। हम लोग इसे थीटा लेके भी सोल्व कर सकते हैं बच्चों, लेकिन मैंने थीटा इज इक्वल टू कितना मान लिया? यहाँ पे 60 डिग्री मान लिया इन दोनों मिरर्स के बीच का। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट के दो केस पॉसिबल है बच्चों। ये ऑब्जेक्ट इन दोनों मिरर्स के सिमेट्रिक भी रखा हो सकता है। सिमेट्रिक रखा होने का मतलब है कि इसका जब मैं एंगल का बाइसेक्टर कर दूँ तो 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि दोनों मिरर से इक्वल एंगल बना है। एक केस ऐसा भी पॉसिबल है बच्चों कि जब ये असिमेट्रिक रखा हो, यानी कि एक से कुछ अलग एंगल बनाता हो और दूसरे मिरर से कुछ अलग एंगल बनाता हो। तो मैं आपको डायरेक्ट ही असिमेट्रिक वाला केस ही बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं थोड़ा सा इधर बना देते हैं अपन, यहाँ पर है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल्स की बात करूँ मिरर्स के साथ इसकी, तो ये वाला एंगल मान लेते हैं हम लोग 20 डिग्री है और ये वाला एंगल मान लेते हैं 40 डिग्री है, और टोटल एंगल कितना है हमारे पास? 60 डिग्री है। तो अब इसके इमेजेस बनाने में कैसे इमेजेस बनेंगे समझना। जैसे मैंने आप लोगों को पैरेलल वाले केस में बताया था ना, वैसे ही वाले बताना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला ना कि जितने भी ऑब्जेक्ट और जितने भी इमेजेस होंगे वो सारे के सारे एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे, और उस सर्कल का सेंटर इन दोनों मिरर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। आपको तो यहाँ पर भी वही है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इन दोनों मिरर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो इसको सेंटर मान के और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करो, एक सर्कल ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे एक ऐसे। तो अब ये ऑब्जेक्ट, इवन इस ऑब्जेक्ट के इन दोनों मिरर से जितने भी इमेजेस बनेंगे वो सारे के सारे इमेजेस इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे। ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सर्कल कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ध्यान रखना बच्चों कि जितने भी इमेजेस बनेंगे इवन वो ऑब्जेक्ट भी एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा, और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा? इन दोनों मिरर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, और उस ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस होगी। तो अब इमेजेस कैसे बनेगी समझते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मिरर M1 बोल देते हैं, इसको मिरर M2 बोल देते हैं, ठीक है। अब समझना, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इससे कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 20 डिग्री का। तो जो फर्स्ट इमेज बनेगा बच्चों वो इस वाले मिरर से 20 डिग्री पर बनेगा, I1 इमेज। उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट इस वाले मिरर के कितने एंगल पे? 40 पर। तो इससे जो बनेगा वो बनेगा 40 पर, इसको बोल देते हैं हम लोग I2 इमेज। क्लियर है? अब वापस से, अब समझना वापस से, या इसको हम बोलते हैं I1 डैश बोल देते हैं, यानी कि M2 मिरर का पहला इमेज है। अब वापस से, तो ये जो एंगल बना बच्चों वो हमारे पास कितना है? 20 डिग्री, और ये एंगल 40 डिग्री। तो अब ये जो फर्स्ट इमेज है इस वाले मिरर के लिए, वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, यानी कि इस वाले मिरर का फर्स्ट इमेज कौन सा? I1 है। तो ये I1 इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, यानी कि इससे कितने एंगल पर है? 60 और 20 80 पर। तो इससे जो इमेज बनेगा वो 80 पर बनेगा। अब इसका 90 डिग्री बनाऊँ तो यहाँ आना चाहिए था, 80 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये कौन सा इमेज? I2 डैश इस वाले के लिए। अब उसी तरीके से इसका ये I1 डैश जो इमेज बना है इस वाले मिरर का पहला इमेज है ये, ठीक है। तो ये पहला इमेज इस वाले मिरर के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके लिए एंगल देखो ये 60 और ये 100, तो 100 डिग्री पे बनेगा। तो इस वाले मिरर से 100 पे होना चाहिए, तो इसका 90 यहाँ पे होगा, तो 100 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे। तो ये जो इमेज होगा ये हो जाएगा I2, और ये एंगल कितना हो गया आपके पास? 100 डिग्री। क्या ये बात समझ में आती? अब वापस से समझना, ये 60 है, ये 100 है, यानी कि इस वाले मिरर के लिए ये जो इमेज बना I2 वो किसका काम कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट का। ये एंगल कितना होगा? ये 60, ये 100, यानी कि 160, यानी कि इस वाले मिरर से 160 पे बनेगा, ठीक है। 160 से बनेगा तो इसकी ये वाली लाइन 180 की होगी, तो 116 यहाँ पे कहीं होगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ये इसे बोलते हैं हम लोग I3 डैश, ठीक है। और ये एंगल कितना आया? 160 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से समझना। अब ये जो I2 इमेज बना था ये कितने एंगल पे बना था हमारे पास? देखो इस वाले का था तो 60 और 2 80 था, ये 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री इस वाले मिरर के लिए किसके लिए काम कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। तो ये I2 ये 80 और ये 60 कितना हो गया?
140, तो इस वाले मिरर से इसका जो इमेज बनेगा वो 140 पे बनेगा। अगर आप 140 की बात करोगे बच्चों, ध्यान समझना, ये एंगल इधर से 160 है, ये 100 है, तो अगर आप मेज़र करोगे तो ये वाला जो एंगल आएगा ना, ये इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये एंगल 140 होगा। क्यों होगा सुनना, ये वाला एंगल कितना 160, ये वाला एंगल कितना 140, तो ये कितना हो गया 300 हो गया, और ये 60 ये वाला एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या बनेगा आपके पास I3 बनेगा, यानी कि इस जगह पर I3 डैश और I3 क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। अब इसके बाद आगे जितने भी इमेजेस बनेंगे वो ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद कोई इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है, ओवरलैप होना स्टार्ट है। तो हमें कितने इमेज बने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बने, 6 है बच्चों। इमेज कितने बने, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने 6, लेकिन हमें दिखाई कितने देंगे 5। क्यों, क्योंकि जो I3 है और I3 डैश है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ इमेज बने हैं 6, लेकिन हमें दिखाई कितने देंगे 5 ही देंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है ध्यान से समझना, और हमें कब आगे इमेज नहीं बनाना है समझना। ये जो 160 बना, इससे जो बना है इसको मैं θ1 एंगल दे रहा हूँ, इससे जो एंगल था इसको मैं θ2 बोल रहा हूँ, और इसके बीच का जो एंगल है दोनों मिरर्स के बीच का उसे मैं θ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप, पहली कंडीशन कि जब θ1 प्लस θ2 प्लस θ इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाए, तो इस केस में देन इमेज फॉर्म्ड एट एंगल θ1 एंड θ2 आर ओवरलैप, तो वो ओवरलैप हो जाते हैं बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। क्लियर, क्योंकि ये कितना था 160 140 और 60 इज इक्वल टू 360, तो जब ये कंडीशन होल्ड हो जाए तो फिर इमेज ओवरलैप कर जाएगी। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि जो ये θ1 है या जो θ2 है ये 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो θ1 है या θ2 और θ2 कोई भी एक θ2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। θ1 या θ2 180 डिग्री से ज़्यादा वैलिड नहीं, आर नॉट वैलिड, आर नॉट वैलिड, बिकॉज इन दिस केस ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, यानी कि हम लोग जो मिरर ले रहे हैं ना उस मिरर के पीछे चलाए, क्योंकि आप खुद सोचो ये इसकी 160 है, ठीक है, ये वाली लाइन, तो 180 इसके जैसे यहाँ पे कहीं होता, तो अगर मैं 180 से ज़्यादा एंगल लेता तो इस मिरर के कहाँ चला जाता, उस तरफ चला जाता, तो उसका कोई इमेज बनता ही नहीं। क्या बात समझ में आती, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। हाँ 180 डिग्री तक वैलिड है, बट मैं बोल सकता हूँ बट θ1 और आप लिख सकते हो या θ2 180 डिग्री आर वैलिड, वो वैलिड है, आर वैलिड, वो क्या है हमारे लिए वैलिड है बच्चों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन है तो वो ओवरलैप कर जाएगी, ये 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में वो इमेज उसके पीछे आ जाएगा तो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो ये 180 डिग्री आ गया, तो इस अब ये पहले क्या कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले के लिए किसका काम कर रहा था, सॉरी इसका जो इमेज था इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, लेकिन आप सपोज कि 180 डिग्री के ऊपर बने, तो यानी कि इस के लिए क्या वो ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो इस मिरर के पीछे आ चुका है फिर। ठीक है, वही चीज़ लिखाई है मैंने यहाँ पे, क्लियर है। तो यानी कि आप जब इमेज जो बनाओगे ना, कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो फिर आपको बनाना बंद कर देना है, अदरवाइज तब तक आपको बनाते जाना है। ठीक है, तो अब इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है हमसे कई बार बच्चों कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगे या कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो फिर आप इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ें होती है उस चीज़ को समझते हैं। एक टर्म होती है एन एक वैल्यू है बच्चों जो हमें 360 डिवाइडेड बाय थीटा करने पर मिलती है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मिरर्स के बीच का एंगल है। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इस एन की वैल्यूज़ आएगी बच्चों, एन की क्या आएगी, वैल्यूज़ आएगी। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके पास, एन की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, E1 हो सकती है, E1 एन की वैल्यू E1 आई।
अब इवन में भी दो केस पॉसिबल है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दोनों ही केस के लिए नंबर ऑफ इमेजेस, वैल्यू ऑफ n, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हो गए वो हो जाएगी n-1, ठीक है, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे असिमेट्रिक हो इवन वाले केस में। अब सपोज कीजिए n इजिकल टू ओड आ जाता है, लेकिन वो सिमेट्रिक है, कैसा है वो, सिमेट्रिक है, तो भी नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा। लेकिन n इजिकल टू ओड आ जाता है और वो असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक का मतलब आप समझ चुके होगे अब, जैसे कि मैंने ये वाला केस बताया, सिमेट्रिक मतलब इक्वल इक्वल एंगल पे, तो नंबर ऑफ इमेजेस n हो गए। अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू आ जाती है, ना वो ओड है ना वो इवन है, कोई इंटीजर वैल्यू आ जाती है, तो फिर आपको सर्कल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल इसी केस में ले लेते हैं, इसमें हमने पता चल गया नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनने वाले, 5। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n 360 बाई थीटा, थीटा क्या, मिरर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो ये आंसर कितना आएगा, 6 क्या है, इवन है, इवन है तो पक्का पता चल गया नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, इमेजेस क्या हो गया, नंबर ऑफ इमेजेस n-1, यानी कि 6 - 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 इमेज बनेगा, और बने भी 5 ही। अब कई बार आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस मिरर m1 और इस मिरर m2 से जो इमेजेस बन रहे हैं वो कितने कितने एंगल पर बन रहे होंगे, तो उस चीज़ के लिए बात करते हैं बच्चों। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, मानते हैं ये m1 मान लिया, m1 से जो इमेजेस बनेंगे वो क्या होगा, ऐसे हो गया, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, और m2 से जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हो गया या नहीं हो गया। तो m1 से पहला इमेज कितने पर, 20 डिग्री पर, m2 से पहला कितना, 40 डिग्री पर, होगा या नहीं होगा। तो अब क्या होगा, इनके क्रॉस ऐसे क्रॉस बना देना, जैसे मैंने आप लोगों को पैरेलल मिरर्स में बताया था। अब बीच में क्या करना, क्या ऐड करना, प्लस थीटा, वहाँ पे क्या होती थी, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स, यहाँ पे क्या होगा, एंगल बिटवीन द मिरर्स, कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री, इसमें प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 40 में 60 ऐड करोगे तो 100 डिग्री, 20 में 60 ऐड करोगे तो 80 डिग्री, अब इसमें वापस से प्लस थीटा ऐड करोगे यानी कि 60 डिग्री, तो 60 + 40 कितना हो जाएगा, 60 + 80 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, इसमें आप लोग प्लस थीटा ऐड करोगे 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। अब आप देखो कि 60, 160 और 140 मिला के कितना होगा, 360, तो यहाँ पे आ गया, हमें रुक जाना है, जैसे सिचुएशन है तो हमें रुक जाना है, या फिर 180 से ज़्यादा है तो हमें रुक जाना है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिचुएशन बताई कि 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिहाइंड द मिरर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि m1 की तरफ कितने कितने एंगल पर इमेजेस बने, देखो आप खुद यहाँ पे समझ सकते हो, 20 पे बना, फिर 100 पे बना, फिर 140 पे, 20, 100, 140, इधर भी आप देख सकते हो, पहला 40 पे बना, फिर दूसरा, ये वाला एंगल कितना आपके पास, 80 है, ठीक है, और ये वाला एंगल 160 है, तो देखो 40, 80 और 160 पर बना है। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें क्या पढ़ा ना, मैं इमेज फॉर्मेशन सीखा था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन सीखा था। अब हम ऐसा केस पढ़ने वाला है जिसमें ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होगा और मिरर भी मूव कर रहा होगा, तो उस केस में जो इमेज होगा उस इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है, ये मिरर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लेते हैं वो वेलोसिटी vm है। इस मिरर के यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट भी इस तरफ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v0 है, ठीक है। तो अगर ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज तो इसके अंदर बन ही रहा होगा, मुझे पता नहीं उसकी वेलोसिटी क्या है, लेकिन इतना मुझे पता है इस ऑब्जेक्ट की लाइन में होगा वो इमेज, तो इस इमेज की वेलोसिटी हमें पता करनी है। तो अब किसी इंस्टेंट, अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये भी मूव कर रहा है तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। किसी इंस्टेंट पे मानते हैं यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, तो इस फिक्स पॉइंट से किसी इंस्टेंट पर इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैंने मान लिया बच्चों x, और इस मिरर की डिस्टेंस को मैंने मान लिया बच्चों y। क्या बात समझ में आती? और इस इमेज की किसी इंस्टेंट पर जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया z। अब अगर आप मेरी बात को यहाँ समझो कि ये अगर ये पोजीशन तो चेंज हो रही है क्योंकि v0 वेलोसिटी चल रहा है, तो ये पोजीशन अगर चेंज हो रही है और ये डिस्टेंस बढ़ रही है, तो मैं v0 = क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dx/dt। उसी तरीके से मिरर की वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, vy = dy/dt। उसी तरीके से z
किसकी पोजीशन बता रहा है, इमेज की पोजीशन, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, वी आई इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी, ये लिखा जा सकता है भाई। इनकी पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वही तो वेलोसिटीज़ है, ठीक है। तो अब हमें इतना पता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी इंस्टेंट पे बात करो, किसी इंस्टेंट पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूँगा तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी ही डिस्टेंस अंदर उसके इमेज बनता है, यानी कि ये डिस्टेंस जितनी होगी उतनी डिस्टेंस ये होनी चाहिए किसी भी इंस्टेंट पर। ये हमें पता है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर क्या बनता है, इमेज। तो मैं लिख सकता हूँ ये डिस्टेंस कितनी होगी, y माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, z माइनस वाई, होगी या नहीं होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों अगर आप ध्यान से तो 2y, या इसको हमें क्या निकालना, z निकालना, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स, z इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी जेड, सॉरी डी टी इज इक्वल टू 2 dy बाई डी टी माइनस का dx बाई डी टी। क्या ये बात समझ में आती, तो डी जेड बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये क्या हो जाएगा, 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रिलेशन आ गया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब समझना बच्चों कि अगर ये मिरर वी वेलोसिटी से चल रहा है जब ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रखा जाए, तो जो इमेज यानी कि रेस्ट पर है तो ये 0 हो गया, तो जब ये वी रफ्तार से चल रहा होगा तो इमेज की वेलोसिटी 2vm होगी, और ये प्लस आ रहा है यानी कि उसी डायरेक्शन में होगा। अगर मिरर रेस्ट पर है और ऑब्जेक्ट चल रहा है यानी कि ये रेस्ट पर है तो ये 0, तो जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी वेलोसिटी इमेज की होगी, बट माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो इमेज इस तरफ आ रहा होगा, या ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा हो तो इमेज उस तरफ जा रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल करते हैं इसके, समझ में आएगा, ये रिलेशन तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। देखो आप, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है बच्चों, बहुत ही आसान है। जैसे कि केस फर्स्ट करते हैं, हम केस फर्स्ट कर लेते हैं, केस फर्स्ट। देखो केस फर्स्ट में मैं ये मान लेता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है, बट मिरर मूव कर रहा है, बट मिरर इज मूविंग, वो मूविंग कंडीशन में है, ठीक है। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ये मिरर है, ठीक है, ये इस तरफ चल रहा है किसी वेलोसिटी vm से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो जो मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा होगा उस इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो उस इमेज की वेलोसिटी होगी 2vm, यानी कि जो मिरर की वेलोसिटी होगी उसकी डबल वेलोसिटी होगी, और वो उसी डायरेक्शन में होगा जहाँ से पता चला मुझे। केस 2 आता है जब मिरर क्या हो, रेस्ट पर हो, व्हेन मिरर एट रेस्ट, जब मिरर रेस्ट पर हो। अगर मिरर रेस्ट पर होगा तो ऑब्जेक्ट ही चलेगा, ऑब्वियसली बात है बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये मिरर है हमारे पास, ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तो ध्यान से समझना अब आप मेरी बात को, ये रेस्ट पर है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चलता है v वेलोसिटी से, तो ये जो इमेज होगा बच्चों वो इसी की डायरेक्शन में चलेगा, इस तरफ, यानी कि उस इमेज की वेलोसिटी भी कितनी होगी, v होगी, यहाँ से देखो तो, यानी कि जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलता है उतनी वेलोसिटी से इमेज चलता है। केस थर्ड देख लेते हैं, जब दोनों चल रहे हो तो ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास। केस थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग, दोनों के दोनों मूविंग कंडीशन में हो, तो जब दोनों के दोनों अगर मूविंग कंडीशन में होंगे तो ध्यान से समझना बच्चों, ये मिरर है, ये मान लेते हैं इस तरफ चल रहा है vm से, कोई ज़रूरी नहीं बच्चों इधर भी चल सकता है, किधर भी चल सकता है, मैंने आपको बताया सिचुएशन, ठीक है, और ये v0 से इस तरफ चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज होगा उस इमेज की वेलोसिटी कैसी, इसकी वजह से तो इसको इस तरफ कितना मिलेगा 2vm, और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी किस तरफ मिलेगी, इस तरफ, तो एक वेलोसिटी इसके पास इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी इसके पास इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये ज़्यादा होगी तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, ये ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट इस तरफ। मान लो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो जो इमेज की वेलोसिटी आएगी vi, वो क्या हो जाएगा 2vm
माइनस का वी नॉट। आसान है बहुत ही। एक न्यूमेरिकल भी करते हैं इसके ऊपर बच्चों, इसे हटाता हूँ मैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे कि देखो, अब यहाँ पे समझना बच्चों वापस से क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, इमेज, ऑब्जेक्ट और मिरर, तीनों चीज़ें। तीनों में से आपको कोई भी दो चीज़ें गिवन होगी और एक के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज के बारे में कैलकुलेट करवाया, कई बार आपको मिरर की और इमेज की वेलोसिटी देगा, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ सकता है। जैसे कि समझते हैं, ये मिरर है, आपसे बोला गया कि मिरर इस तरफ चल रहा है Vm = 10 मीटर पर सेकेंड से, और ऑब्जेक्ट है ये इमेज इस तरफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे इसके इधर ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ क्या होगी और किस डायरेक्शन में होगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हमने क्या सीखा, अब हम अपने अकॉर्डिंग इस इमेज की वेलोसिटी लिख सकते हैं। देखो कैसे, इस इमेज की वेलोसिटी इसकी वजह से कितनी मिलेगी, इस इमेज को इस तरफ वेलोसिटी मिलेगी 2Vm। 2Vm मतलब ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मानते हैं, मुझे पता नहीं किधर है या किधर नहीं, इधर मान लेते हैं, इधर है V0। कितनी है V0, तो इसको इस तरफ मिलेगी V0। होगी नहीं होगी, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट दिया हुआ है, ये इमेज है तो इस इमेज की रफ्तार कहाँ दी हुई, इस तरफ, तो इसका रिजल्टेंट दिया हुआ है, इसका रिजल्टेंट दिया हुआ है तो, और इस तरफ दिया हुआ है, इसका मतलब V0 ज़्यादा होगा 2Vm से, और ये किसके बराबर होगा, Vi के। तो V0 हमें कैलकुलेट करना है 2 × 10, Vi हमें दिया हुआ है 10, तो V0 = कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आती है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट चल रहा होगा इस तरफ ही चल रहा होगा, कितने से 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा। तो इस तरीके से हम आसान सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तीनों केस बता दिया आपको, इससे ज़्यादा टफ तो पूछेगा नहीं। इससे ज़्यादा टफ एक सवाल इसमें ये बनता है कि दो प्लेन मिरर है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं और बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट की क्या बताओ, वेलोसिटी बताओ। ठीक है, या सॉरी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ट्राई करना कर पाए। एक मिरर ये है, मान लेते हैं ये V1 रफ्तार से चल रहा है, एक मिरर ये है, ये V2 रफ्तार से चल रहा है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लेते हैं इनके बीच का जो गैप था इनिशियल में, वो कुछ भी मानते हैं 6 मीटर मान लेते हैं, तो ये 3 मीटर पे था इनिशियल में। तो इसके कितने इमेजेस बन रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे, या फिर दोनों को मानते हैं दोनों पैरेलल चल रहे, पैरेलल भी कर सकते, इसमें अलग अलग केस पॉसिबल है। ट्राई करना है ऐसे बच्चों एक बार, ठीक है।